हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानदीप एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में दर्पण। दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण कितने प्रकार का होता है। पहले दर्पण के बारे में जान लें, फिर दर्पण के प्रकार जानेंगे। पहले दर्पण देखते क्या होता है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम एक सतह की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो ऐसी सतह को दर्पण बोला जाता है। यदि किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार दिखाई देता है उसे पारदर्शी बोला जाता है। फिर देखिए, फिर क्या बोला है, किसी पारदर्शी माध्यम एक तल पर उसकी क्या किया दिया जाए, कलई कर दिया जाए ऐसे सतह को दर्पण बोला जाता है। जैसे मान लो दर्पण दर्पण और शीशे में अंतर होता है। शीशा क्या होता है, उसके आर पार दिखाई देता है, और दर्पण क्या होता है, उसके एक भाग पे दिखाई देता है। दर्पण, मान लीजिए कोई शीशा ले लिया हम लोग, उसके एक भाग पे कलई कर देंगे। एक भाग पे क्या कर देंगे हम लोग, कलई कर दिए। एक भाग पे कलई कर दिए। कलई किसका करेंगे, लाल ऑक्साइड का। लाल ऑक्साइड का कलई कर देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे दर्पण। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है वही देख लेते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल, दूसरा गोली दर्पण। पहले हम लोग जानेंगे समतल दर्पण क्या होता है, उसके बाद देखेंगे गोली दर्पण क्या। तो पहले समतल दर्पण की परिभाषा जान ले। समतल दर्पण होता क्या है, किसी कांच की एक समतल सतह पर कलई करके उसके दूसरी सतह को परावर्तक बना देने वाले दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब परिभाषा फिर से देख ले। यदि किसी कांच की समतल सतह पर, किसी कांच के समतल सतह पर, मान लीजिए कोई कोई कांच है, उसकी समतल सतह पर कलई करके एक भाग पर कलई कर दें, एक भाग पर कलई कर दें, एक भाग पर, और दूसरा भाग क्या कर दे, परावर्तक बना दे। ये वाला भाग परावर्तक तल रहेगा, और ये वाला भाग लाल ऑक्साइड का लेप कर दे। अब समतल दर्पण, जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में करते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लिया। अब जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, मान लीजिए कोई समतल दर्पण, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है। अब समतल से, जो समतल दर्पण है उससे और व्यक्ति की दूरी 5 मीटर है। अगर मान लीजिए समतल और व्यक्ति की दूरी जो 5 मीटर है, इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, अगर जितनी दूरी रहेगी उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब यहाँ पर ये भी कितने मीटर का होगा, 5 मीटर का। अगर व्यक्ति की समतल और व्यक्ति की दूरी 5 मीटर है तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर का बनेगा। अगर 2 मीटर का रहेगा तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर का बनेगा। अगर व्यक्ति की दूरी 3 मीटर है तो प्रतिबिंब 3 मीटर का बनेगा। अब देखिए, अगर कोई पूछ दिया जो व्यक्ति है, व्यक्ति से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, व्यक्ति से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। अगर मान लीजिए व्यक्ति, वस्तु और दर्पण, जो समतल दर्पण है, इससे व्यक्ति की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। अगर यहां से यहां तक 5 मीटर है, फिर यहां से यहां तक जो प्रतिबिंब बना है 5 मीटर है। अब हम क्या पूछे उसे देखते हैं। हम पूछे व्यक्ति से और प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बना, व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा, 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा
और पर्दे के पीछे बनता है, सीधा और पर्दे के पीछे बनता है। अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में तो जान लिए, अब गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण के बारे में जानेंगे। गोली दर्पण क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का पालिश करे या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर से देख ले, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ को पर चांदी का पालिश करके या तो कलई कर दे तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला ले रहे हैं हम लोग, कांच का खोखला गोला, ठीक, कांच का खोखला गोला, इसका कोई केंद्र होगा, ये केंद्र होगा। अब इसको हम लोग काट दे रहे हैं, बीच से काट दे रहे हैं, यहां से हम लोग काट देंगे, कांच के खोखले भाग को क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक। अब देखिए इसकी एक भाग को क्या कर देंगे, चांदी का पॉलिश कर दें या कलई कर दें। एक भाग को क्या कर दे, कलई कर दे रहे हैं हम लोग, एक भाग को, एक भाग को कलई कर दें। अब इसे क्या बोला जाएगा, ये तो केंद्र है, ये तो केंद्र है, लेकिन जब गोला रहता तब केंद्र, ये क्या, इसे क्या बोला जाए, वक्रता, वक्र का केंद्र, ये क्या बना, वक्र बना, तो इसे क्या बोला जाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। केंद्र। आप देखें दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण, ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। इसके मध्य बिंदु को क्या बोला जाएगा, जो दर्पण इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोला जाएगा, ठीक, इसे ध्रुव बोला जाएगा। अब ये जो रेखा है, ये जो रेखा, इसे बोला जाएगा मुख्य अक्ष, इसे क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष। अब ध्रुव का एक और परिभाषा बना सकते हैं, मुख्य अक्ष जिस दर्पण के बिंदु पे मिलता है उसे क्या बोला जाएगा, ध्रुव बोला जाएगा। ये मुख्य अक्ष है, दर्पण के जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा, ध्रुव बोला जाएगा। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या आती है, मुख्य अक्ष की परिभाषा होती है वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो रेखा, उसे क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता। अब देखिए यहां पे क्या होगा, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की बिंदु को क्या बोला जाएगा, मुख्य फोकस, इसे क्या बोला जाएगा, मुख्य फोकस। अब देखिए फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाया जाएगा और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, मुख्य फोकस को इस कैपिटल एफ से। अब देखिए ये जो रेखा है यहां से यहां तक, ध्रुव और केंद्र के बीच, यहां से ये वाली रेखा को क्या बोला जाएगा, ये वाली रेखा को क्या बोला जाएगा, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ को फोकस दूरी, कैपिटल एफ को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र को सी से दर्शाया जाता है, मुख्य अक्ष ध्रुव को पी से।
ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और बात, यहां से यहां तक जो वक्रता केंद्र ध्रुव, इसे हम लोग क्या माने, त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसकी दोगुनी है, वक्रता जो त्रिज्या किसकी दोगुनी, फोकस दूरी की क्या है, दोगुनी है। फोकस फोकस दूरी की क्या है, वक्रता त्रिज्या दोगुनी है। मान लिया अगर यहां से यहां तक फोकस दूरी है, इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर होगी, यहां से यहां तक दोनों बराबर होंगे आपस में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर बराबर है 2f। आर बराबर है 2f, स्मॉल एफ रहेगा, क्या कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाता है। अब इसी को लिख देंगे एफ बराबर है ये आर बटा, अब इसी को हम लोग याद कर सकते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। पेपर में यही पूछ सकता है, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच का संबंध क्या हुआ, तो हम लोग यही लिख सकते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में जान ले, पहले तो इसका भाग जान लिया कि दर्पण में क्या क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, फोकस होता है, फोकस दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ध्रुव होता है। अब देखिए अवतल दर्पण होता क्या है, इसके बारे में जान ले। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हो। परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हो। अब मान लीजिए परावर्तक देखें, ये पृष्ठ क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हुआ रहता है, उसे क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण। मान लीजिए ऐसे ऐसे बना लिया हाथ को अपने, इसमें परावर्तक तल क्या है, धसा हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है उसे बोला जाता है उत्तल दर्पण। जिसका मान लीजिए अगर गोला है तो दो भाग काट ले, अब मान लीजिए कोई एक भाग यहां से काट ले, ऐसे हो जाएगा, कोई एक भाग ऐसे कर ले, इसके एक भाग को कलई कर ले। सेम जो जो उसमें है वो क्या होगा, इसमें रहेगा, उसमें वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वो भी इसमें रहेगा। इसका देखिए परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ है, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहेगा उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या धसा हुआ रहेगा उसे अवतल दर्पण कर। अब देखते हैं पहला किरण आरेख के नियम। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम देख ले रहे हैं, फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है, होकर जाती है, चली जाती है। अब इसका देख ले, मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहे उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। एक भाग पे कलई कर दे, यहाँ पे क्या है, ध्रुव पी, यहाँ पे सी, यहाँ पे यफ। यफ को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। अब हम लोग बोले क्या, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद, यहां से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। अब फिर से देख लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तक के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। एक किरण का पहला नियम है। दूसरा नियम देख लेते हैं, दूसरा नियम, फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। देखिए मान लीजिए अवतल दर्पण ले रहे हैं, यहाँ पे P, यहाँ पे C, यहाँ पे यहाँ। आप देखिए क्या परिभाषा क्या करा, फोकस से होकर आने वाली किरण, ये क्या है, मुख्य फोकस है, से आने वाली किरण। मान लीजिए मुख्य फोकस से कोई किरण आ रही है, ठीक,
अब देखिए फिर क्या, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो ये वाली रेखा है यही मुख्य अक्ष, इसके क्या हो जाएगी, समांतर होके गुजर जाएगी। क्या हो गया, मुख्य फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए मुख्य फोकस से होकर आई, अब मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। पहला नियम हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए तीसरा, पहला और दूसरा पढ़ चुके थे, अब तीसरा और चौथा पढ़ेंगे। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण, मान लीजिए अवतल दर्पण बना लिए, इससे बोला जाता है ध्रुव। वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया। अब क्या कर रहा है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण, अब ये किरण आई, फिर उसी माध्यम में क्या चली गई, वापस लौट गई। वक्रता केंद्र से होकर आई, फिर उसी मार्ग में क्या चली गई, वापस लौट के चली गई। ये था तीसरा। चौथा नियम क्या कर रहा है, ध्रुव पर गिरने वाली किरण समान कोण बनाती है। ये पी हो गया, पी मतलब ध्रुव, पी मतलब पोल होता है, मतलब ध्रुव को पोल बोला जाता है। अब हम लोग परिभाषा देखते हैं, ध्रुव पर गिरने वाली किरण, मान लीजिए कोई किरण आई और ध्रुव पे गिर गई, मान लीजिए कोई किरण आई और ध्रुव पे गिर गई, फिर समान कोण बनाते हुए निकल जाएगी। अगर मान लीजिए यहां पर जब जो किरण आई, ये जाने वाली किरण है, आने वाली, ये जो किरण आई अगर ये 30 डिग्री एंगल पे आ रही है तो उतने डिग्री के एंगल पे वापस लौट जाएगी। अगर 60 पे आ रही तो 60 डिग्री एंगल पे वापस लौट जाएगी। जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे क्या करेगा, वापस चली जाएगी। अब हम लोग दर्पण के बारे में जान लिए थे। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या, गोली दर्पण, समतल दर्पण, सबके बारे में जाने। फिर किरण के बारे में जाने, किरण की नियम जाने, किरण के नियम जाने, किरण के 4 नियम, तो 4 नियम पढ़ लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में जानेंगे।